दोस्तों आज की क्लास है क्लास नंबर 17। लगातार क्लास देखिएगा हमारी। और आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये कौन लोग हैं, कैसे काम करता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संविधान में इसकी क्या महत्ता है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और लगातार दोस्तों क्लासेस चल रही है। ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए ओपन की थी ताकि आप लोग भी देख सकें। तो दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर करें। जिस भाई को भी नोट्स लेने, नोट्स परचेज कर सकता है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। भारत का नियंत्रक और माललेखा परीक्षक जो होता है दोस्तों, आर्टिकल 148 से 151 तक होते हैं। अब ये आर्टिकल क्या है सर, कितने आर्टिकल होते हैं, ये मैं चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 395 होते हैं हमारे पूरे उत्तराखंड। उसमें संविधान में कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। किंतु उसे पद के संबंध में कार्य करने के लिए ही राष्ट्रपति द्वारा सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण करनी होती है। और किसी भी परिस्थिति में यहाँ से हटने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। यानी कि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नियंत्रक यानी कि नियंत्रण करने वाला, महालेखा, महा मतलब सबसे बड़ा, लेखा मतलब लेखा जोखा, अकाउंट सेक्शन चेक करता है, परीक्षक मतलब जांच करने वाला। तो अकाउंट सेक्शन की जांच करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है भैया, राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको हटाते हैं तो इसको हटाने की भी प्रक्रिया वही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका सेवा काल यानी इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 6 साल का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किंतु यदि वह 65 साल की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही पद से हटा जाएगा। हो सकता है कोई 62 साल में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने और तो उसके पास कितना समय है, 3 साल का, यानी कि 65 साल बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 60 साल का है तो कब तक रहेगा, 5 साल रहेगा, क्योंकि 65 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। तो यानी कि मोटा मोटा समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, 6 साल अधिकतम रहेगा। और यदि 6 साल के अंदर उसकी 65 साल एज हो जाती है तो वो पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। यानी कि अगर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिटायर हो जाता है तो वो कोई भी पद धारण नहीं करेगा, किसी तरीके का भी पद आप उसको नहीं दे पाएंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। यानी कि भारत का जो धन है, ठीक है, जो धन है उसको संरक्षित करता है, किस तरीके से खर्च करना है, खर्च में कैसे कमी लाई जाए, और जितने भी बिल हैं उनकी जांच पड़ताल करना, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि इसको बोलते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अब अकेला थोड़ा ही ना बिल को चेक करेगा, वो एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है, टीम बनी होती है। भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से व्यय होने वाली राशि तथा विधि के अधीन हुई है या नहीं, उन मदों की ये परीक्षा करता है, यानी कि जांच करता है। मद मतलब जो वहाँ पर मद बने हुए हैं, जैसे कि आपका हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक अनुभाग में 14 से 15 मद होते हैं। खर्चे के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे सैलरी का अपना एक मद होता है कि भाई किसको कितनी सैलरी देनी है, मजदूर रखे हैं ऑफिस में तो वो सैलरी वाला अकाउंट अलग होता है, ठीक है। तो ये जो मद हैं इनकी जांच पड़ताल कौन करता है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है। अब वो चाहें, ध्यान रखना, अब वो चाहें तो उस पर कार्रवाई करें और संप्रेक्षा करें, या चाहें तो ना करें। वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, उसका कार्य है उन लेखों का राष्ट्रपति को देना, तो जिन्हें वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर लगता है। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर मैं कहूँ कि संसद कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है तो आप कहेंगे 3 चीज़ों से, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। नेक्स्ट है, लास्ट है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा उसका कंक्लूजन भी मैंने बनाया है, पूरा देखिएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। एक है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्तीय लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, 3 प्रकार के प्रतिवेदन जारी करता है कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है।
अब ये सरकारी उपक्रमों की समिति क्या है, ये विनियोग लेखा क्या है, ये आगे आप पढ़ेंगे और मैंने क्लास इनकी दी भी है, कुछ शब्दावली जो संविधान की है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड होते हैं, मित्र होते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसकी? लोक लेखा समिति। एक होती है प्राक्कलन समिति, एक होता है लोक लेखा समिति, एक होती है सरकारी उपक्रमों की समिति। ये 3 समिति हैं। इन तीनों समिति का भी कार्य यही है कि सरकारी खजाने में सरकारी जो खर्च हैं उसमें कैसे कमी लाई जाए, कैसे कुशलता लाई जाए, कैसे भ्रष्टाचार को कम किया जाए, तो उनका कार्य भी यही है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य भी यही है। इसलिए ही बोला गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो लोक लेखा समिति है उसको मित्र कहा गया है, मार्गदर्शक कहा गया है, मतलब एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, इसलिए मित्र हैं और मार्गदर्शक भी हैं। तो दोस्तों ये तो हमने पूरा टॉपिक कर लिया कि भैया भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस प्रकार से कार्य करता है, लेकिन अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? नंबर 1, अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। सबसे पहले कैग, इसको कैग बोलते हैं, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपने पढ़ा। लेकिन वह अपने पद पर तब तक रहेगा भैया जब तक राष्ट्रपति द्वारा तय की गई शपथ ना ले ले, यानी कि जब तक उसे शपथ ग्रहण करेगा। और उसे हटाने का भी वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का हटाने का तरीका है। शपथ दिलाने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ जैसा ही होता है, हटाने का तरीका भी वही होता है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी इसमें कि कैग यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है। और इनमें से जो भी पहले हो जाए वो तब तक रहता है, यानी कि 6 वर्ष पूरे नहीं हुए लेकिन 65 वर्ष की आयु में पूरी हो गई तो उसे पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया मैं फिर बता रहा हूँ, कैग को उसके पद से हटाना उतना ही कठिन है जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है। सेम प्रक्रिया है भैया। महाभियोग यानी कि अतिरिक्त तथ्य क्या है, हटाए किस तरीके से जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी महाअभियोग द्वारा। हटाने की क्या प्रक्रिया, अगर हमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाना है, महाअभियोग द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा बहुमत जरूरी होता है, यानी कि दोनों सदन चाहें, यानी कि लोकसभा भी चाहे और राज्यसभा भी चाहे तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक दोस्तों हटा दिया जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्य कार्य क्या है? सार्वजनिक धन की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट करना। ठीक है, क्या किन किन चीज़ों की जांच करता है? कभी एक एग्जाम में ये भी हमारे उत्तराखंड में क्वेश्चन आया है। एक तो केंद्र सरकार के सभी विभागों की जांच करता है, लेखा परीक्षाओं की जांच करता है। राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं उनकी भी जांच करता है। कौन? कैग। सभी राजस्व रेवेन्यू की जांच करता है। अब भाई जब CAG यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट देता है तो किसको देता है? तो ध्यान रखना, वो देता है रिपोर्ट संसद को, और संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जांचती है। बस उसका इतना काम है। उसके बाद उस रिपोर्ट का आप कुछ भी करें उससे कोई लेना देना नहीं है। PAC सरकार की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अब तक हमने क्या पढ़ा है थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज करते हैं। CAG का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे भाग 5 में है और अध्याय 5। अगर पूछा जाए कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG को देश का क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्र का वित्तीय संरक्षक कहा जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पहले CAG कौन है? तो दो नोट्स जोड़ लीजिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पहले CAG थे दोस्तों विलियम्स जेम्स 1860 में। और स्वतंत्र भारत के पहले CAG कौन थे? तो आप कहेंगे नरहरि राव थे। और वर्तमान CAG कौन है 2025 तक? तो आप कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि भैया भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो आप कहेंगे संसद के प्रति वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मेरा प्रॉमिस है। आप इतना ही पढ़ें। तो ये लगातार वीडियो जारी हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो जिसको भी ये क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये छोटा सा डेमो था। बाकी क्लास हमारी लगभग 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक की क्लास चलेगी, जिसमें आपको पूरा संविधान लगभग धीरे धीरे डे बाय डे आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।